किडनी फेलियर क्या कोई लास्ट स्टेज होती है कि अगर किडनी फेल हो गया तो उसके बाद इसको रिवर्स करना नामुमकिन है? कोई भी किडनी की प्रॉब्लम 60% से किडनी की फंक्शनिंग नीचे हो गई, 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, उसको हम सीकेडी कहते हैं। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करती है, 60 का अगर नीचे 40 होता है, 20 होता है, इसका मतलब किडनी कहीं ना कहीं डिट्योरेट हो रही है। तो किडनी फेलियर हम जनरली तब बोलते हैं जब किडनी की फंक्शन बहुत क्रिटिकली डैमेज हो गई, और ये जनरली हम कहते हैं जब 15% से कम आपकी किडनी की फंक्शनिंग बच गई है तब। आप प्लीज बताइएगा कि अगर कोई किडनी फंक्शन टेस्ट कराता है, उनके हाथ में रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये मार्कर्स बढ़े हैं घटे हैं, तो इससे क्या पता चलता है? जैसे मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट है, जिसमें सबसे पहले है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसमें नॉर्मल रेंज दी गई है 9 से 23। तो अगर इससे कम या इससे ज्यादा हो तो क्या हो सकता है? सो किसी का भी अगर यूरिया बढ़ता है, क्रिएटिनिन जो बड़ा कॉमन सी चीज़ है, अगर वो बढ़ता है तो दैट मीन्स कि किडनी की फिल्टर अच्छे से नहीं हो रहा, इनिशियल स्टेजेस के लिए अच्छा नहीं होता। क्रिएटिनिन बढ़ना, यूरिन में बाकी कोई प्रॉब्लम होना इनिशियली कई बार वो नहीं दर्शाता कि कुछ प्रॉब्लम है। इनिशियल जो स्टेज होती है वो बहुत मिनिमम सा प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, और इसके लिए टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, सस्ता सा टेस्ट। ठीक है। तो अगर हमारे यूरिन में कुछ बदलाव दिखे, कुछ अलग तरीके से यूरिन हमें दिखाई देने लगे, तो हम कैसे पहचाने कि हाँ शायद ये किडनी डैमेजिंग के साइन हो सकते हैं? कई लोगों को रात को यूरिन ज्यादा आने लगा। दूसरा साइन जो कॉमनली होता है कि यूरिन में झाग आ रहा है। बहुत हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारे पास यूरिन जब हम पास करते हैं तो झाग बहुत बन रहा है। सो यूरिन में जलन होना, यूरिन पास करने में रुकावट होना, या जोर लगाना कि पास नहीं हो रहा, किसी रीजन से ब्लड आना, तो ये अबनॉर्मल थोड़ा सा साइन होता है। तो ये इनिशियल साइन हो सकते हैं। डॉक्टर ने बता दिया कि हाँ आपका किडनी फेल हो चुका है, सिर्फ काम करने की क्षमता 5-10% बची हुई है, 80 to 90% डैमेज हो गया किडनी। अब इसका इलाज कैसे होगा? हम देखो, जो इसको हम कहते हैं सीकेडी स्टेज 5। स्टेज 5 का मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज, जब आपकी किडनी की फंक्शनिंग बहुत क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गई है, बॉडी का फंक्शन अब उसके हिसाब से चलेगा। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है कि अगर किडनी फेलियर की तरफ हमारा बढ़ रही हैं चीजें, तो क्या खाने की मनाही हो जाती है? जो आप नमक लेते हो उसका इंटेक कम होना चाहिए, बिकॉज ये भी किडनी ही अल्टीमेटली हैंडल करता है। कितना? अराउंड 2 ग्राम्स पर डे, यानी दिन का आधा चम्मच बस। कुक्ड किडनी फेलियर पेशेंट्स किडनी जिनकी किडनी प्रॉब्लम, लतेदार सब्जियां, उनको हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। सो मेजरली जो पोटेशियम वाले फ्रूट्स होते हैं वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे मौसम्बी हो गया, जैसे संतरा हो गया, बनाना, केले में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो इन सबको हम जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नारियल पानी हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो इन सब चीज़ों को हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। किडनी हमारी बॉडी की साइलेंट फिल्टर होती है। ये हमारे शरीर से खून को, एक्स्ट्रा फ्लूइड को और इसके साथ ही टॉक्सिन्स को फिल्टर करके यूरिन के रास्ते निकालती है। लेकिन कई बार किडनी के जब फंक्शंस बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाते हैं तो किडनी का जो काम है वो रुक सा जाता है और एंड स्टेज में किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है। लेकिन यहाँ पर परेशान होने वाली बात इसलिए है क्योंकि किडनी फेलियर के सिम्टम्स इतने सटल और वेग होते हैं कि शुरुआत में समझ ही नहीं आते, और जब तक मैटर एकदम एडवांस्ड हो चुका रहता है सिम्टम्स तब आते हैं। अब ऐसे में इंडिया में किडनी फेलियर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली किडनी डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है। तो अगर आप भी अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहते हैं, जानना समझना चाहते हैं कि किडनी में ऐसी क्या दिक्कतें हो जाती है जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाता है, इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लक्षण कैसे पहचान सकते हैं, टेस्ट कौन से करा सकते हैं, उसमें क्या पैरामीटर्स देखकर समझ सकते हैं कि शायद हमारे किडनी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो आप एकदम परफेक्ट जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम किडनी फेलियर पर ही बहुत ही डिटेल में बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल राज गांधी, जो कि डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन डिपार्टमेंट शारदा केयर हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे डॉक्टर कि आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक किडनी फेलियर के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। सबसे पहले डॉक्टर हम यही चाहते हैं कि आसान भाषा में आप हमारी ऑडियंस को एक बार जरूर बताएं कि किडनी का एग्जैक्टली बॉडी में काम क्या होता है और कब वो काम ऐसे इम्पैक्ट होता है कि बात किडनी फेलियर तक पहुंच जाती है।
सी हमारी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में दो किडनीज होती है, लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों पीछे की तरफ होती है। सो किडनी नॉर्मली एक फिल्टर की तरह काम करती है। सो फिल्टर का मतलब है आपके बॉडी में डेली बेसिस पे जो भी आप खाते हो, आप पीते हो, अल्टीमेटली वो कुछ टॉक्सिन्स बनते हैं। जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना यूटिलाइज हो जाता है, जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो यूरिन के जरिए वो सारे टॉक्सिन्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस किडनी करती है। इसके अलावा भी किडनी के काफ़ी और हार्मोनल फंक्शंस होते हैं। आपके बॉडी में आपकी हड्डियों को मजबूत रखना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, बॉडी में एसिड की मात्रा को रेगुलेट करना इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, आपके ब्लड पैरामीटर्स जो हीमोग्लोबिन हम जिनको कहते हैं उनको बनाना किडनी का फंक्शन होता है। तो जब भी किसी भी कारण से अगर किडनी पे इम्पैक्ट होना शुरू होगा तो ये धीरे 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 सारे फंक्शंस डिटेरियोरेट होने लग जाते हैं। सो ये एक मल्टीपल है। किडनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बिकॉज आपका एक तरीके का जैसे घर में किसी का कोई कचरा जमता है और वो डेली बेसिस पे क्लीन करना होता है, तो ये काम एक साइलेंट है। सो ये किडनी करती है। सो बेसिकली किडनी का ये हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंस होता है। किडनी फेलियर क्या कोई लास्ट स्टेज होती है कि अगर किडनी फेल हो गया तो उसके बाद इसको रिवर्स करना नामुमकिन है? सी किडनी फेलियर से पहले हमें पता होना चाहिए कि किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अक्यूट। अक्यूट का मतलब सडन किडनी किसी वजह से डैमेज हो, इसको कहते हैं अक्यूट सडन। दूसरा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब कि लंबे समय से किसी रीजन से किडनी पे इम्पैक्ट हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली ये एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम होती है। किसी को अक्यूट प्रॉब्लम होती है और अक्यूट प्रॉब्लम के कॉमन जो रीजंस होते हैं कि कई बार कोई इन्फेक्शन हो गया जिससे किडनी पे इम्पैक्ट हो गया, कई बार कुछ मेडिसिन हो गई जिसकी वजह से किडनी पे इम्पैक्ट हो गया, किडनी स्टोन्स हो गए जो फंस गए किडनी में जाके वो इम्पैक्ट करेंगी। सो परमानेंट डैमेज अभी नहीं हुआ, ठीक है। आप जो रीज़न है उसको आप हटा दो, ठीक कर दो, अपने आप किडनी 2-4 हफ्ते में रिकवर हो जाएगी। इसको कहते हैं अक्यूट किडनी इंजरी, बिकॉज इसका रिकवरी बहुत अच्छा होता है। 90-95% पेशेंट्स में किडनी रिकवर हो जाती है। दूसरी तरफ दूसरा स्पेक्ट्रम क्रॉनिक किडनी डैमेज। क्रॉनिक किडनी डैमेज इज स्लो डैमेज। कि मेजर जो रीजंस होते हैं, डायबिटीज़ हो गया सबसे कॉमन, वर्ल्ड वाइड इंडिया में बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ की मात्रा दिन ब दिन बढ़ रही है। तो जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ेगा वैसे वैसे किडनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। सो डायबिटीज़ में जब स्टार्ट होता है तब से ही किडनी पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक बार वो डैमेज हो गया वो रिवर्स नहीं होता। विद टाइम धीरे 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 वो प्रोग्रेस करता है। इसको एक प्रोग्रेसिव डिजीज कहते हैं। तो सीकेडी को हम मेजरली 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सो एक नॉर्मल आदमी की किडनी की दोनों किडनी की मिला के फंक्शनिंग 100 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है। सो जैसे जैसे 100 धीरे धीरे कम होता है उसको हम डिफरेंट स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक अच्छी नॉर्मल आदमी को रखने के लिए 60% के नीचे अगर किडनी की फंक्शनिंग हो जाती है तो हम उसको, कोई भी किडनी की प्रॉब्लम 60% से किडनी की फंक्शनिंग नीचे हो गई, 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, उसको हम सीकेडी कहते हैं। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करती है, 60 का अगर नीचे 40 होता है, 20 होता है, इसका मतलब किडनी कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हो रही है, किडनी की फंक्शनिंग डिटेरियोरेट हो रही है। सो किडनी फेलियर हम जनरली तब बोलते हैं जब किडनी की फंक्शन बहुत क्रिटिकली डैमेज हो गई। और ये जनरली हम कहते हैं जब 15% से कम आपकी किडनी की फंक्शनिंग बच गई है तब। हाँ, सो उसको हम टर्म करते हैं किडनी फेलियर। पहले जो टर्म करते थे, आजकल इसको करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 या एंड स्टेज रीनल डिजीज। इसका मतलब कि किडनी की फंक्शनिंग बहुत क्रिटिकली डाउन हो गई है एंड बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ और जरिया हमें चाहिए। ओके आपने जैसे हमें 2 चीजें बताई कि एक अक्यूट डैमेज होता है, एक क्रॉनिक डैमेज होता है। तो आई एम श्योर जो क्रॉनिक डैमेज होता है क्योंकि वो स्लोली डैमेज कर रहा है किडनी को, वो ज्यादा डेंजरस होता होगा। सी स्लोली डैमेज में प्रॉब्लम क्या होती है कि अक्सर पता ही नहीं लगता कि कुछ डैमेज हो रहा है। आपकी किडनी की फंक्शनिंग जब तक 10% 5% पे ना पहुंच जाए, यानी जब तक आपका डैमेज 85-90% ना हो जाए, तब तक कोई सिम्टम्स ही नहीं आते। कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं इनिशियली। इट इज, इसको टर्म भी किया गया है साइलेंट किलर, क्योंकि पता ही नहीं चलता। जब पता चलता है तब पता लगता है कि यार तो काफ़ी डैमेज हो गया, 90% किडनी डैमेज हो गई और इरिवर्सिबल डैमेज हो गई, वो रिकवरी नहीं। बिकॉज बहुत से लोगों में क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट हमें भी कई बार नहीं रीज़न फाइंड आउट हो सकता। बट क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास तब प्रेजेंट करते हैं जब ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुका होता है।
सो जब एक क्रिटिकल लेवल पे चला जाए तभी सिम्टम्स आते हैं, उसके पहले सिम्टम्स बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ कॉजेज हैं, आप प्लीज बताइएगा कि क्या इस वजह से किडनी डैमेज होता है। लोगों का आजकल हाइपरटेंशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक बढ़ा हुआ है तो क्या उससे किडनी पर इम्पैक्ट होगा और अल्टीमेटली किडनी फेलियर हो सकता है? यस, बिल्कुल। सो हाइपरटेंशन एक कॉमन कारण है। हाइपरटेंशन किसी को बहुत लंबे सालों से 15-20 साल से हुआ, काफ़ी बार निगलेक्ट भी होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं होती, तो परसिस्टेंट राइजिंग बीपी एक मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 करके वो डैमेज बढ़ता है। सेम प्रॉब्लम डायबिटीज़ की वजह से है। सेम डायबिटीज़ की वजह से भी इनिशियल नहीं होता, सडन नहीं होता डायबिटीज़ में, धीरे सो डायबिटीज़ में भी 200, 300, 400 शुगर पे लोग बैठे होते हैं, पेशेंट्स बैठे होते हैं, ध्यान नहीं देते, बट वो इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जब इम्पैक्ट हो गया ना, और तब हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो कई बार हमारी चीज़ रिवर्स नहीं है। सो दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि ये है। इसीलिए इनिशियल जब आपको पता है कि आपके ये रीजंस हैं, तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है, इस बेल्ट में बहुत कॉमन है। सो कई बार वो भी इग्नोर होते हैं, स्टोन पड़ा रहता है, कोई ध्यान नहीं देता, धीरे धीरे करके वो किडनी की फंक्शनिंग, यूरिन के पैसेज को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, किडनी की फंक्शनिंग धीरे धीरे इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेजर 3 कॉजेज़ हैं जो हम इस एरिया में हमारे लिए कॉमनली हम देखते हैं। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, और वो दवाइयां भी नहीं लेता है, या वो दवाइयां ले भी रहा है, तो कितने समय के बाद हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद अब से किडनी पर डैमेज होना शुरू हो चुका है? जनरली लॉन्ग स्टैंडिंग, कोई भी प्रॉब्लम लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। मेडिसिन भी, कुछ मेडिसिन जैसे क्रॉनिक जो पेन किलर्स लेते हैं, क्रॉनिक कई बार एंटीबायोटिक लेते हैं, बड़ा कॉमन चीज़ है कि केमिस्ट पे गए, दवाइयाँ खुद से दवाइयाँ ले लें, तो ये कई बार इम्पैक्ट करते हैं। सो जनरली क्रॉनिक, जिनको बहुत लंबा अनकंट्रोल्ड 5, 10, 15 साल की प्रॉब्लम है, सो इसमें ये इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। कुछ केसेस में इनिशियली भी जब डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ तो उसमें भी कई बार ऑलरेडी जब सामने पता चलता है तब भी डैमेज हो सकता है, बट जनरली ये सारी क्योंकि स्लो प्रॉब्लम है, तो इसलिए काफ़ी थोड़ा सा लैग टाइम होता ही होता है, जिसमें किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेन किलर्स का आपने कहा, तो जो लोग खुद से ज्यादातर दवाइयां खा लेते हैं केमिस्ट के पास जाकर के, किसी भी चीज की दवाई, पेन किलर हो गया, या अगर उनको नॉर्मल कोई दिक्कत है तो लंबे समय तक अगर अनप्रिस्क्राइब्ड दवाइयां ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे पेन किलर्स हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग, जो लॉन्ग टर्म लोग लेते हैं, तो उसमें कई बार किडनी पे इम्पैक्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है। जेनेरिक नेम आप बता सकते हैं उसके? ब्रांड नेम नहीं, जेनेरिक हम उनको अगर हम ग्रुप में माने तो उनको NSAID कहते हैं। NSAID। तो उसमें कॉमनली जो प्रिस्क्राइब्ड है, डाइक्लोफेनाक हो गया, कॉमनली निमुसोलाइड पहले काफी चलता था, आइबुप्रोफेन हो गया, इस क्लास की जो मेडिसिन है, वो ऐसा नहीं है कि एक मेडिसिन या 2 मेडिसिन से हुआ, बट जो प्रोलॉन्ग लेते हैं, प्लस कई बार उसके साथ कुछ अनफेवरेबल चीज़ें भी हो जाती हैं। सपोज कि कोई डिहाइड्रेटेड है, पानी का इनटेक उतना अच्छा नहीं है, सो दैट मीन्स कि किडनी को उतना प्रेशर से पानी मिल नहीं रहा जितना रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर से हमने ये दवाइयाँ लेनी शुरू हो गई। किसी को लूज मोशंस हो गए, डिहाइड्रेशन उसकी वजह से हो गया, फिर ये दवाइयाँ, तो कई बार ये केसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जल्दी क्रिएट होती हैं। अगर जैसे कुछ लोग आजकल जिम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, अगर जिम जाते हैं तो प्रोटीन का कंजप्शन करते हैं, सेफ प्रोटीन ले रहे हैं, तो दैट इज अनदर थिंग, बट मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो सेफ प्रोटीन या वे प्रोटीन के नाम पर बहुत ही फेक प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। लंबे समय तक अगर इस तरीके से प्रोटीन का कंजप्शन किया जाए तो क्या इससे भी किडनी फेलियर हो सकता है? बिल्कुल, बिकॉज प्रोटीन जो अल्टीमेटली किडनी हैंडल करती है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, हैंडल करने की एक कैपेसिटी होती है। आप बहुत ओवर द टॉप प्रोटीन लोगे तो वो धीरे धीरे किडनी पे लोड उतना बढ़ाएगा, और कुछ लोग ससेप्टेबल होते हैं, सबको नहीं होता। ये बहुत एक इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ है, सब, हर बीमारी सबको नहीं होती, सबको डायबिटीज़ के बाद किडनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट कुछ लोगों को होती हो जाते हैं। ठीक है, सो ये अपना एक इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप भी होता है जो डिसाइड करता है, बट आप कितना बहुत अगर प्रोटीन ऑन अ रेगुलर बेसिस आप ले रहे हो, सो कई बार वो नुकसान होता है, बिकॉज किडनी की हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है उन चीज़ों को प्रोसेस करने की, कई बार वो चीज़ें भी मैटर करती हैं।
अच्छा, बचपन से बहुत से ऐसे लोग होते हैं डॉक्टर जिनका किडनी मेकअप ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनकी एक किडनी छोटी होती है या कुछ दिक्कत होती है किडनी में ही, तो इनमें भी चांसेस होते हैं कि आगे चल करके इनका किडनी फेल हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होता है। कई जैसे प्री टर्म बच्चे होते हैं जो अपने प्रॉपर जो 9 जिसको हम 9 मंथ कहते हैं जेस्टेशन से पहले फॉर सम रीजन उनको पहले डिलीवर होना पड़ा, सो उसमें ऑर्गन्स कई बार उतने इफेक्टिवली ना डेवलप नहीं होते हैं। नॉर्मली समय के साथ ये सारी चीज़ें अडेप्ट हो जाती हैं, बट कई लोगों की बाय बर्थ बाय जेनेटिक किडनी की फॉर्मेशन उतनी अच्छी नहीं होती, सो वो इनिशियली प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आपकी बॉडी का साइज बढ़ता है, आपके बॉडी के फंक्शंस बढ़ते हैं, किडनी पे लोड भी पड़ता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम कई बार बाद में सामने आती है। कई बार बाय बर्थ ही कई लोगों की सिंगल किडनी, बहुत लोग हैं जिनकी सिंगल किडनी होती है। अगर आप रूटीन सबका टेस्ट नहीं कराते, बट अगर आप पब्लिक में अभी जाके 10 लोगों का टेस्ट कराओगे, अल्ट्रासाउंड कराओगे, तो 1 से 2 ऐसे लोग होंगे ही होंगे जिनकी बाय बर्थ सिर्फ सिंगल किडनी, और उनको पता नहीं है ये चीज़। और उनको पता नहीं है बिकॉज कोई एक सिंगल किडनी काफ़ी होती है बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को। जब अगर बाय चांस फॉर सम रीज़न वो किडनी वीक हो गई तब जाके प्रॉब्लम। ऐसे में एक तो हम ये चीज हो गई कि किसी की बाय बर्थ ही सिंगल किडनी है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम की वजह से भी किडनी निकालनी पड़ती है, या कई लोग डोनेट भी कर देते हैं। तो ऐसा है कि सिर्फ एक किडनी बची है तो उस पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो उससे भी किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं? चांसेस कम होते हैं। जैसे हम अगर ट्रांसप्लांट की बात करें तो ट्रांसप्लांट में जनरली जो लाइव डोनर या फैमिली के डोनर होते हैं वो अपनी एक किडनी डोनेट करते हैं। सो जनरली बिकॉज ऑफ डोनेशन, बिकॉज वो हम डोनर हम लेते हैं उन्हीं को हैं जो हेल्दी होते हैं पूरी तरीके से, जिनको कोई भी पुरानी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से किडनी पे इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनमें चांसेस ऑफ किडनी प्रॉब्लम एक किडनी देने की वजह से इज़ वेरी रेयर। ठीक है, अपनी कोई और प्रॉब्लम होगी दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, बट अगर एक किडनी भी है और आपका इन जनरल लाइफस्टाइल अच्छा है, या आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रहे कि आप इम्पैक्ट कर रहे हो, एक अपना नॉर्मल रूटीन, अननेसेसरी कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, आपका वेट अच्छे से कंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ रहा, सो उसमें चांसेस कि किडनी उस पर इफेक्ट पड़ेगा कम होते हैं। अभी जैसे किडनी के लिए 2 टेस्ट ऐसे हैं जो लोगों को ऑलमोस्ट आई थिंक पता ही है, एक तो किडनी फंक्शन टेस्ट और एक यूरिन टेस्ट कराते हैं लोग। तो हमारे पास टेस्ट की एक रिपोर्ट है, उसमें कुछ मार्कर्स हैं। आप प्लीज बताइएगा कि अगर कोई किडनी फंक्शन टेस्ट कराता है, उनके हाथ में रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ये मार्कर्स बढ़े हैं घटे हैं, तो इससे क्या पता चलता है? जैसे मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें एक किडनी फंक्शन टेस्ट है जिसमें सबसे पहले है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसमें नॉर्मल रेंज दी गई है 9 से 23। तो अगर इससे कम या इससे ज्यादा हो तो क्या हो सकता है? सो ये सारे मार्कर्स ये किडनी के थ्रू फिल्टर होते हैं। ये कुछ बॉडी के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये एक मार्क करते हैं कि सपोज आपकी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, किडनी के फिल्टर ठीक नहीं है आपकी, तो ये चीज़ें उतना इफेक्टिवली फिल्टर नहीं हो पाएंगी। सो किसी का भी अगर यूरिया बढ़ता है, क्रिएटिनिन जो बड़ा कॉमन सी चीज़ है, अगर वो बढ़ता है, सो दैट मीन्स कि किडनी की फिल्टर अच्छे से नहीं हो रहा। इसमें मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार हम देखते हैं, और बहुत पेशेंट्स का एक कंसर्न भी होता है कि हमारा सपोज क्रिएटिनिन की हर लैब एक रेंज देती है। सो एक रेंज हर लैब की अलग होती है बिकॉज उनका प्रोसेस तरीका अलग होता है। जैसे इसमें रेंज है 0.55 से 1.02। सो किसी और लैब में जो डिफरेंट होती है। रेंज में होने का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, इसमें ये बस एक मार्कर है। अल्टीमेटली जो चीज़ डिसाइड करती है उसको हम कहते हैं EGFR। EGFR का मतलब होता है कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो एक्चुअली में टोटल दोनों किडनी मिला के आपका कितना अप्रॉक्सीमेट काम कर रही होगी वो बताती है। वो डिसाइड होता है आपकी एज से और आपके क्रिएटिनिन वैल्यू से। सो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कई आजकल ये लैब्स, बहुत सारी जो बिग अच्छी लैब्स हैं, वो इसमें ऐड ऑन करके भी देते हैं विद द सेम रिपोर्ट। तो अगर नहीं देते तो बहुत सिंपल तरीका है, आप ऑनलाइन जाओ, गूगल पे सर्च करो कैलकुलेट EGFR, उसमें अपना एज डालो, क्रिएटिनिन वैल्यू डालो, वो आपको बता देगा कि अप्रॉक्सीमेट किडनी कितना फंक्शन है। सो हमारा क्रिएटिनिन वैल्यू सिर्फ क्रिएटिनिन रेंज में होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी फंक्शन कर रही है। एज के हिसाब से बिल्कुल, आपको उसको EGFR कैलकुलेट करना है और उससे कोरिलेट करना
अब इस टेस्ट में ना डॉक्टर, जैसे एक तो यूरिया है, उसके अलावा क्रिएटिनिन भी है, फिर यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और क्रिएटिनिन रेशियो भी है। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं? सो ये सारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं जो किडनी से रेगुलेट होती हैं। सो हमारे जो फिल्टर करने का जो मैकेनिज्म होता है वो हमें यूरिया क्रिएटिनिन से पता चलता है, और अगर फिल्टर वीक है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। किसी का सोडियम ऊपर नीचे होना, पोटेशियम ऊपर नीचे होना, क्लोराइड ऊपर नीचे होना, ये सब बॉडी के सॉल्ट्स होते हैं जो वो फिल्टर की वजह से बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं। और अल्टीमेटली किसी का अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो मसल्स के लिए अच्छा नहीं होता, हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसका मतलब आपको उसको पैरामीटर्स को आपको रिड्यूस करना है या उस पर इफेक्टिवली ध्यान देना। ठीक है। ऐसे ही जो यूरिन रूटीन टेस्ट है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि यूरिन का कलर, अपीयरेंस, ग्रेविटी, पीएच, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन्स, ब्लड बिलिरुबिन और नाइट्राइट, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे कैसे हम समझे कि हमारा किडनी जो फंक्शन है वो सही चल रहा है या कुछ डैमेज तो नहीं है? सो अगेन ये सारी चीजें एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में इनमें से कुछ भी यूरिन में नहीं निकलता। सो यूरिन छन्नी, एक किडनी छन्नी होती है। सो ये सारी चीजें बॉडी की जो चीजें होती हैं वो आपका यूरिन बॉडी में सेव हो जाती हैं, और फॉर एनी रीजन किसी वजह से किडनी डैमेज हो गई, वो जो फिल्टर्स हैं, छन्नी है, वो डैमेज हो गई, तो उससे प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, उससे यूरिन में ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। सो ये आपको बताता है कि कुछ ना कुछ किडनी में प्रॉब्लम आती है। एक और मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा कि यूरिन रूटीन भी टेस्ट इनिशियल स्टेजेस के लिए अच्छा नहीं होता। क्रिएटिनिन बढ़ना, यूरिन में बाकी कोई प्रॉब्लम होना इनिशियली कई बार वो नहीं दर्शाता कि कुछ प्रॉब्लम है। इनिशियल जो स्टेज होती है वो बहुत मिनिमम सा प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, और इसके लिए टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, सस्ता सा टेस्ट है, और आजकल कॉमनली ऑलमोस्ट सब लैब में अवेलेबल होता है। सो जो इनिशियल किडनी की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमें उसी टेस्ट से पता लगती है कि कितना प्रोटीन निकल रहा है। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में प्रोटीन की मात्रा पूरे दिन में 100-150 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो टेस्ट में आता है कि आपका प्रोटीन लेवल ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप शुरुआती स्टेज में हो, किडनी डैमेज स्टार्ट हो रहा है। और ये स्पेसिफिकली उनके लिए ज़्यादा होता है। सपोज जिसको डायबिटीज़ है, क्योंकि आगे जाके रिस्क फैक्टर है, बीपी है, रिस्क फैक्टर है, तो उन लोगों के लिए हम ये टेस्ट इनिशियली ही कराना शुरू कर देते हैं ताकि हम किडनी डैमेज को अर्ली पकड़ सकें। अर्ली पकड़ेंगे तो अर्ली ट्रीट भी कर पाएंगे। ठीक है। कुछ सिम्टम्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक तो लोगों को पता है कि किडनी खराब होती है तो सबसे पहले यूरिन में दिखाई देना शुरू होता है। तो अगर हमारे यूरिन में कुछ बदलाव दिखे, कुछ अलग तरीके से यूरिन हमें दिखाई देने लगे, तो हम कैसे पहचाने कि हाँ शायद ये किडनी डैमेजिंग के साइन हो सकते हैं? सो सबसे कॉमन पहला जो साइन होता है, जैसे मैंने बताया, मेजरली साइन ना इनिशियल स्टेज में आते नहीं। सो हमारे अगर इनिशियल यूरिन से रिलेटेड साइन होते हैं, कई लोगों को रात को यूरिन ज़्यादा आने लग जाता है, वो एक इनिशियल साइन हो सकता है कि किडनी की जो मैकेनिज्म है, किडनी का आपका फंक्शन जो होता है वो आपका बॉडी का पानी आप जितना पी रहे हो उतना रेगुलेट करना होता है। जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना कम आप बॉडी में रखते हो, बाकी यूरिन है। रात को जनरली सोने के पहले बहुत ज़्यादा लोग पानी नहीं लेते, तो आपको रात को ज़्यादा यूरिन नहीं जाना पड़ता। हाँ। सो अगर किसी वजह से ये मैकेनिज्म रिवर्स हो गया कि आप पानी भी नहीं ले रहे बट आप रात में 2-4 बार यूरिन आपको जाना ही पड़ रहा है, सो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किडनी का जो एक मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। सो कई बार साइन ये होता है, बट ये कई बार ऐसा साइन होता है जिसको आप ध्यान नहीं देते। हाँ। दूसरा साइन जो कॉमनली होता है कि यूरिन में झाग आ रहा है। बहुत हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारे पास यूरिन जब हम पास करते हैं तो झाग बहुत बन रहा है, तो कई बार इसका मतलब होता है कि यूरिन से प्रोटीन लीक हो रहा है। सो ये कई बार इनिशियल कुछ साइन होते हैं जो बता सकते हैं कि आपको आगे और टेस्टिंग की जरूरत है। बट डॉक्टर, एक मेरा यहाँ पर हम आपको वो करेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा यूरिन में झाग आता है, हम लोग अक्सर वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, तो लड़कों में ऐसा होता है कि जो पोजिशनिंग होती है वो खड़े होकर के यूरिन पास करते हैं, तो उस वजह से उस तरीके से वहां पे यूरिन में झाग बनने लगता है। तो फिर हम कैसे समझें? यस, सो वो अगेन एक कॉमन चीज है। झाग का मतलब होता है कि सपोज आप फ्लश करने की कोशिश कर रहे हो, फ्लश आउट नहीं हो रहा। ओके। अगर झाग तो थोड़ा बहुत सबका बनता ही है, कॉमन बनता है, जितना आप मॉर्निंग में ज्यादा बनता है, अगर आप पानी की मात्रा आपकी जल्दी तो वो कम होता है। ठीक है। सो आप फ्लश करोगे तो वो चला जाता है। अगर वो परसिस्टेंट है, नहीं जा रहा, सो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जिसको आगे सॉर्ट आउट।
ठीक है, परफेक्ट। यूरिन में अगर जलन हो या फिर बहुत ज्यादा अगर यूरिन पास करते टाइम जलन महसूस हो रही हो, यूरिन में खून आने लगे और यूरिन का कलर बदल जाए, तो ये भी किडनी फेलियर की तरफ इशारा है। होते हैं। सो यूरिन में जलन होना, यूरिन पास करने में रुकावट होना, या जोर लगाना कि पास नहीं हो रहा, किसी रीजन से ब्लड आना। ब्लड आने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्रेश, आपको रेड ब्लड दिख रहा है, तो रेड ब्लड जनरली बताता है कि आपके किडनी के बाहर से कहीं से या यूरिन का जो ब्लैडर होता है उससे पास हो रहा है। कई बार डार्क कलर का, जैसे जिसको कहते हैं कोका कोला, जैसे आपका ये कोलाज होते हैं उस कलर का आपका यूरिन आ रहा है, तो ये अबनॉर्मल थोड़ा सा साइन होता है। तो ये इनिशियल साइन हो सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे कुछ लोगों के साथ सूजन वाली भी प्रॉब्लम हो जाती है कि शरीर में या हाथ पैरों में सूजन बढ़ गई है, तो अगर अलग तरीके से सूजन दिखाई दे, एक तो होती है कि बॉडी इन्फ्लेम्ड है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन अलग तरीके से सूजन दिखाई दे रही है, तो क्या ये भी इशारा है कि किडनी फेल हो चुका है? यस। सो जैसे जैसे आपकी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती है, आपके बॉडी का जो आप इनटेक का जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं रेगुलेशन उसमें डिस्टर्ब होने लगता है, तो आपके बॉडी में पानी रिटेन होने लग जाता है, आपके पैरों में सूजन आने लगती है, लेटने में कई बार सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, आप चलते हो तो थोड़ा सा सांस लेना शुरू हो जाता है, चेहरे पे सूजन आने लग जाती है। तो कई बार ये भी सिम्टम्स होते हैं, बट जनरली ये सिम्टम्स काफ़ी लेट आते हैं। जैसा मैंने बताया है कि 80 to 90% डैमेज हो चुका रहता है। हाँ, जब सिम्टम ही नहीं होते जब तक आप उस स्टेज पे। सो कई बार ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम है और अगर आपको पहले कोई रिस्क फैक्टर है कि आपको पता है कि यार हमारी या तो फैमिली में है या कुछ है, तो और अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए, अलर्ट भी हो जाना चाहिए। एक और है कि बैक में पेन अगर हो या फिर जिधर साइड किडनी है वहां पेन हो या लोअर बेली में पेन हो, तो ये भी एक इशारा है क्या किडनी फेलियर का? सी बैक पेन ना, ये अगेन हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमारी किडनी में दर्द हो रहा है। ठीक है, सी किडनी पीछे होती है, सो हमेशा लगता है कि अगर पीछे दर्द है तो वो किडनी का ही होगा, बट ऐसा अक्सर होता नहीं है। मैं कहूँगा हमारी प्रैक्टिस में 70 to 80% टाइम ये एक मस्कुलर पेन होता है, क्योंकि हमारी जॉब आजकल स्ट्रेसफुल है, बैठने का, चलने का, ट्रैवलिंग का बहुत आजकल मतलब काफ़ी ट्रैवल होती हैं, तो वो एक मस्कुलर पेन ज़्यादा होते हैं। किडनी के जो पेन होते हैं अक्सर बहुत सिवियर पेन होते हैं, और वो तब होते हैं या तो आपकी किडनी में कोई स्टोन फंसा हुआ है और वो बहुत सिवियर अनबियरेबल पेन होते हैं, और जनरली वो आगे की तरफ लोअर बेली में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सो वो मेजरली अगर होता है तो आप नॉर्मल नहीं रह सकते, आपको हॉस्पिटल विजिट करना ही पड़ेगा, वो इतना सिवियर पेन। तो जो डल एकिंग से हल्के से इधर दर्द हो रहा है, और स्पेसिफिकली अगर आप मूव कर रहे हो, आप कोई मूवमेंट कर रहे हो या सुबह उठ रहे हो सो के, तो जनरली वो मस्कुलर पेन। अच्छा, वो मस्कुलर पेन है। फटीग अगर किसी को रह रहा है कि बहुत ही थकावट है, ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, पैर हाथ भी बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, एकदम मन भी नहीं कर रहा है कुछ करने का, तो ये भी क्या लक्षण होते हैं कि शायद किडनी फेल हो गया है? अगेन ना, ये बड़े एक लास्ट काफ़ी जब एडवांस प्रॉब्लम्स होती हैं तब होता है, बट ये यूजुअली बड़े नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे और भी रीजंस की वजह से ये होता है। स्ट्रेस हो गया, काम का स्ट्रेस हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, सो मोस्ट कॉमन तो यही होता है। बट हाँ, क्योंकि जिनको ऑलरेडी या तो जिनको पता है कि किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अगर ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो रही हैं, अगर आपने कोई टेस्ट कराया, अगर आपको लगा कि किडनी की प्रॉब्लम है, तब आप मान सकते हो कि शायद वो किडनी की वजह से। बट सिर्फ अगर फटीग हो रहा है, सिर्फ वो किडनी की तरफ कई बार इशारा नहीं करता, बट हाँ, किडनी की प्रॉब्लम में हो सकता है। अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसमें और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। तो एनीवेज, अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो एक इन्वेस्टिगेशन, एक अपने फिजिशियन को दिखाना वैसे भी ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण जो आप बताना चाहेंगे कि हाँ, शायद ये इशारा कर रही हैं कि आपका किडनी डैमेज है और फेलियर की नौबत हो सकती है? सी अगेन, वही मैंने बताया, मेजरली हमारा यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स, भूख ना लगना, ना खाना देखते ही वॉमिटिंग सी सेंसेशन आ रही है, सांस लेने में दिक्कत होना कि आप चल रहे हो सांस फूल रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, आप लेटने की कोशिश कर रहे हो, लेटा नहीं जा रहा, बैठना पड़ रहा है, बैठ के कंफर्टेबल होते हो, लेट के सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, स्किन की ड्राइनेस होना, खुजली होना, प्रूराइटिस जिसको हम कहते हैं। सो ये कॉमन सिम्टम्स किडनी फेलियर की निशानी होते हैं।
हमने अभी तक जितनी बातें की हैं उसमें अगर जैसे पेशेंट को समझ में आ गया कि हाँ ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनमें, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बता दिया कि हाँ आपका किडनी फेल हो चुका है, सिर्फ काम करने की क्षमता 5-10% बची हुई है, 80-90% डैमेज हो गया किडनी, अब इसका इलाज कैसे होगा? अब देखो, जो इसको हम कहते हैं CKD स्टेज 5। स्टेज 5 का मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज, जब आपकी किडनी की फंक्शनिंग बहुत क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गई है, बॉडी का फंक्शन अब उसके हिसाब से चलेगा नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है। सो हमारे पास जो इस स्टेज में जो मेजर 2 ही तरीके होते हैं, जिसको हम कहते हैं या तो आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है उसको निकालना है। निकालने का 2 ही जरिए होता है, या तो हम डायलिसिस करें, डायलिसिस एक तरीके का रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। जो भी हमारी ट्रीटमेंट है वो है कि किडनी काम नहीं कर रही, ये टॉक्सिन्स को निकालना है, उसको हम रीनल रिप्लेसमेंट कहते हैं। सो डायलिसिस एक कॉमन तरीका है जिसमें आपके ब्लड को एक मशीन में प्यूरिफाई करके वापस डाला जाता है। सो जनरली ये प्रोसेस हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं और 4 घंटे का प्रोसेस होता है। और बिकॉज किडनी ठीक रिकवरी होने नहीं वाली, तो एक ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। अच्छा। दूसरा तरीका आप कर सकते हो वो है किडनी ट्रांसप्लांट, कि एक आपको नई किडनी लगा दी जाए, तो उसमें जो आपके किडनी के फंक्शंस हैं वो पूरे के पूरे वापस आ जाते हैं, तो आपको एक तरीके की नई किडनी मिल जाए। सो ये ट्रांसप्लांट। सो इस स्टेज में हमारे यही मेजरली दो ऑप्शंस होते हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, यही 2 हैं। तो इसके अलावा कुछ क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से या दवाइयों से नहीं हो सकता ठीक? हमारी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कि किस स्टेज में हमारे पेशेंट्स होते हैं। सो अगर हम माने 60 से जिनकी कम होनी शुरू होती है, तो हमारा गोल, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये थोड़ी करके बढ़ती है। कितनी तेजी से बढ़ती है वो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मेन एम होता है कि इसको कंट्रोल किया जाए। सो सबसे ज़रूरी उसका तरीका है, जिस वजह से किडनी पे इम्पैक्ट हो रहा है आप उसको ठीक करो, उसको कंट्रोल करो। अगर आपकी डायबिटीज़ है तो उसको इफेक्टिवली ट्रीट करना है, अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो उसको इफेक्टिवली ट्रीट करना है। इसके साथ साथ हमें कुछ भी ऐसा और नहीं करना जो किडनी को और इम्पैक्ट कर सके। बहुत सारी मेडिसिन, जैसा पेन किलर शुरू में हमारा डिस्कशन हुआ, एंटीबायोटिक्स, अननेसेसरी की पेन किलर जो और नुकसान कर सकती हैं उसको अवॉइड किया जाए। इसके साथ साथ में डाइट का काफ़ी महत्व रहता है। हमारी किडनी पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिक डाइट होती है जो कि इंडिविजुअलाइज्ड होती है, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर पेशेंट का एक डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट चार्ट अलग होता है। लेकिन अगर जैसे समझना हो कि कुछ ऐसे जेनेरिक चीजें हैं कि अगर किडनी फेलियर की तरफ हमारा बढ़ रही हैं चीजें, तो क्या खाने की मनाही हो जाती है? ओके, सो हमारे को जो मेजरली हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, बिकॉज हमारी किडनी, जो भी आप प्रोटीन ले रहे हो वो किडनी हैंडल करती है, उसका लोड किडनी पे जाता है। तो हम प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। प्रोटीन वाली चीज़ें मेनली जो होती हैं, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, और नॉनवेज जो लोग खाते हैं, मीट्स हो गए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट जो कई लोग लेते हैं वो हो गए, एग्स हो गए, इन सब में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। जो वेज प्रोटीन के चीज़ें हैं वो वेज प्रोटीन, पनीर हो गया, दाल हो गए, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हो गए। सो आपको प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन कम करना है। सो अगर मैं एग्जांपल दूं तो नॉर्मल आदमी को, जिसका वेट सपोज 60 kgs है, सो उसको अराउंड दिन का 60 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन चाहिए, वेट के हिसाब से। सो अगर हम किडनी प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये प्रोटीन को हम कम करके 40 ग्राम, 35 से 40 ग्राम पे ले आते हैं, ताकि किडनी पे लोड ना पड़े। इसके अलावा जिस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका सॉल्ट का इंटेक, जो आप नमक लेते हो उसका इंटेक कम होना चाहिए, बिकॉज ये भी किडनी ही अल्टीमेटली हैंडल करता है। कितना? अराउंड 2 ग्राम्स पर डे, यानी दिन का आधा चम्मच बस। कुक्ड किडनी फेलियर पेशेंट्स, जिनकी किडनी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा सॉल्ट जो लेंगे, बीपी बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाता है, बॉडी में वाटर रिटेन होने लग जाता है। इसलिए आइडियली जितना कम ले, 2 ग्राम के आसपास, तो 2 ग्राम लगभग हो जाता है आधा चम्मच, और ये भी कुक्ड होना चाहिए। टेबल सॉल्ट नहीं, हम जनरली जो एडवाइस करते हैं कि टेबल सॉल्ट ना डालें, अलग से मत डालो। हाँ, बहुत लोगों को आदत होती है सलाद में ऊपर से डाल लिया खाने में, तो उसको अवॉइड करें। जो कुक्ड है टेस्ट के लिए वो तो लेना है, अदरवाइज कुछ खाने का मन नहीं करेगा। इसके अलावा बाकी और भी चीज़ें होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं। फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है कई फ्रूट्स में,
और अगेन ये जो पोटेशियम होता है ये किडनी ही हैंडल करती है। सो जब वो वीक प्रोसेस हो जाता है तो पोटेशियम बढ़ने लग जाता है। बहुत ज़्यादा पोटेशियम बढ़ना हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, मसल्स के लिए अच्छा नहीं होता। सो मेजरली जो पोटेशियम वाले फ्रूट्स होते हैं वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे मौसम्बी हो गया, जैसे संतरा हो गया, बनाना, केले में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। तो इन सबको हम जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एप्पल हो गया, पपीता हो गया, इन सब में फिर भी मात्रा कम होती है, तो ये हम एडवाइस करते हैं कि एक साबुत फल आप दिन का आप ले सकते हो। नारियल पानी हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो इन सब चीज़ों को हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक प्लान होता है, बट ये सारी चीज़ें पेशेंट इंडिविजुअलाइज होती हैं। हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर पेशेंट का टेस्ट अलग होता है और हर पेशेंट का एक तरीका अलग होता है, तो ये एक इंडिविजुअलाइज डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट कि क्या चीजें देनी है, क्या चीजें नहीं। स्टेज ऑफ किडनी फेलियर या किडनी डिजीज में है। सो अगर उनका फंक्शनिंग 40-50 के आसपास है उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 20-30 है उनका डिफरेंट होगा, जिनका 15 से कम है उनका डिफरेंट होगा। और जैसा हमने बात करा, जब स्टेज 5 पे पहुंच जाते हैं या जब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट, तब एक्चुअली ये काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं। तो एक तरीके का हम डाइट बढ़ा देते हैं। जब हमने प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, हमारा सी बेसिक पर्पस किडनी ट्रीटमेंट का, एक बार जो डैमेज हो गया वो हो गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता, बट उसकी स्पीड को हम कम करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ में कुछ आजकल नई मेडिसिन भी आ गई हैं जिसकी वजह से स्पीड को, हम किडनी पे जो प्रेशर है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, सो कुछ जो भी, इसलिए हम इनिशियल स्टेज में इन पेशेंट्स को पकड़ना चाहते हैं ताकि उसी स्टेज पे हम हेल्प कर सकते हैं। मेडिसिन करके एक प्लान बना के उनका इफेक्टिवली एक इट इज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट फॉर किडनी डिजीज। ओके, आपने जैसे डाइट का बताया कि क्या चीजें मना हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप एडवाइस करते हैं कि हाँ खाइए, किडनी फेलियर के हीलिंग में थोड़ा सा मदद मिलेगी ट्रीटमेंट के समय में? हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ खाने से किडनी ठीक हो जाएगी या किडनी रिकवर हो जाएगी, बट बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं। सो हमारे पेशेंट्स कई बार बड़ा परेशान होते हैं कि हमें सिर्फ टिंडे, घिया, तोरी यही है, वैसा वो ठीक नहीं है। खाने को आप सब कुछ खा सकते हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी में। आपको पता होना चाहिए कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब भी 100% रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। मे भी आप पहले जितना प्रोटीन ले रहे थे, जितनी दालें खा रहे थे, अगर कुछ नॉन वेज खा रहे थे तो उसका 40% कर दो, 50% कर दो, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि कुछ खा के इससे किडनी ठीक हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं। किडनी फेलियर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा होता है डॉक्टर, तो उस टाइम क्या हम कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस देख सकते हैं कि शायद ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं चल रहा है या किडनी और ज्यादा डैमेज हो रही है? सो हम जनरली ऐसे पेशेंट्स को हम एक रेगुलर फॉलो विजिट पे रखते हैं। सो रेगुलर उनका ब्लड टेस्ट होता है, उनका यूरिन में प्रोटीन कितना आ रहा है वो होता है। सो हमारे जो मैंने आपको ये सारे पैरामीटर्स बताए, हमारे 70 to 80% पेशेंट्स काफ़ी अच्छा करते हैं और उनको धीरे धीरे प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाता है। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते ही हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रीटमेंट, ऑल दीज थेरेपीज, आप एक अच्छे से ट्रीटमेंट भी करो, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता ही होता है। सो उसका मार्कर होता है कि आप मंथली बेसिस पे जो टेस्ट करा रहे हो उसमें क्रिएटिनिन आपका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, आपके यूरिन में जितना प्रोटीन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, आपको सिम्टम्स, प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो रही हैं, खुजली होनी शुरू हो रही है, बोनी पेन, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होना शुरू हो रहा है, पैरों में सूजन आनी शुरू हो रही है। सो अनफॉर्चुनेटली ये सारे साइंस होती हैं कि किडनी की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रही है। ओके, तो आई थिंक इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे टिप्स ज़रूर दें कि अगर वो चाहते हैं खुद को कि किडनी फेलियर से या किडनी डैमेज से बचा करके रखें, तो अभी से ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या बदलाव करें? सो आई थिंक सबसे ज़रूरी है किडनी प्रॉब्लम, क्योंकि एक प्रिवेंटिव चीज़ है। सो प्रिवेंटिव का मतलब कि एक हेल्दी अपना लाइफस्टाइल जिए, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, कुछ भी अननेसेसरी मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार होता है कि नहीं, कुछ सर्दी खांसी हो गया, एंटीबायोटिक ले ली, दर्द की दवाई ले ली, ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ भी करना है आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से इफ़ रिक्वायर्ड तब करिए। दूसरा, अगर आपकी कोई भी फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है या आपको कोई पुराने रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज़, बीपी, तो रेगुलर एक हेल्थ चेकअप होना चाहिए आपका। और जिनकी एज 40-50 से ज़्यादा है उनका भी एटलीस्ट एक हेल्थ चेकअप होना चाहिए रेगुलरली। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये
ये बेसिकली बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपको मोस्टली लैब अराउंड 500-600 में ये सारे टेस्ट कर देते हैं, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है वो आपके लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट्स हैं। दूसरा, सपोज किसी का किडनी उस स्टेज पे चला गया तो एक डर हो जाता है, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं किसी तरह हमारे को कोई हमारी किडनी ठीक कर दे। अनफॉर्चुनेटली वैसा होता नहीं है, उसमें गलत ट्रीटमेंट में पड़ते हैं, अवॉइड करते हैं। राइट टाइम पे किडनी की ट्रीटमेंट अगर राइट टाइम पे स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है, पेशेंट की फैमिली के लिए भी वो एक चीज़ यूजफुल होती है। सो कई बार बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, एक गलत धारणा बनी हुई है कि डायलिसिस बहुत ख़राब चीज़ है, डायलिसिस में ये हो जाता है, डायलिसिस में वो हो जाता है। सो वो राइट नहीं है। ये एक तरीके की ट्रीटमेंट है और एक प्रोलॉन्ग लाइफ प्रोलॉन्ग करने की ट्रीटमेंट है। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ट्रीटमेंट है किसी भी किडनी प्रॉब्लम का। आजकल ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे हैं। सो अगर किसी के भी फैमिली में कोई डोनर है जो उनको किडनी दे सकता है तो फर्स्ट ऑप्शन हमेशा किडनी ट्रांसप्लांट होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो पेशेंट का एक ओवरऑल वेलबींग होता है वो हमेशा ट्रांसप्लांट के बाद होना चाहिए। सो इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, किडनी बीमारी से डरे नहीं। अगर राइट टाइम पे आप अपना ट्रीटमेंट कराएं तो काफ़ी हद तक चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, आपकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग प्रोलॉन्ग हो सकती है एंड आपकी फैमिली और आप एक खुशहाल ज़िंदगी भी जी सकते हो लाइक एनीबडी एल्स। एक चीज़ आई थिंक डॉक्टर हमसे रह गई कि पानी का जो होता है इनटेक, किडनी फेलियर पेशेंट में क्या पानी का इनटेक कम कर दिया जाता है? सब वही मैंने कहा कि जैसे इट इज़ इंडिविजुअलाइज, सबका अलग रहता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ये पानी का रेगुलेशन अच्छे से कर नहीं पाते, तो उनके बॉडी में पानी रिटेन होने लग जाता है, सूजन आने लगती है। तो स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स के लिए पानी का इंटेक हम रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, ठीक है। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूरिन पास करते हैं किडनी वीक होने की वजह से, तो उनका पानी का इंटेक नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो ये सबके लिए, जिसको हम कहते हैं वन साइज डज नॉट फिट ऑल, सो सबके लिए अलग है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक स्टेज के बाद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को जाना समझा, आपने हमें बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक एस्पेक्ट को बतलाया। तो आई एम श्योर हमारे ऑडियंस के लिए ये जो पॉडकास्ट का एपिसोड है किडनी फेलियर पर बहुत ही मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में किडनी से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।